थोड़ा सा चैप्टर लंबा खींचेगा तो 10-15 मिनट के लिए आप लोग रुक जाइएगा, ठीक है, जल्दी मत मचाइएगा। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हमने यही कंक्लूजन निकाला था कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि लाइट रिएक्शन पढ़ा था, हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन एक प्रकार से रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन पूरी हमने कल पढ़ी थी, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना, ग्रेना पे क्लोरोप्लास्ट के। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था? कंक्लूजन हमने यही निकाला था यहाँ पे कि दो प्रकार के फोटो सिस्टम्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के फोटो सिस्टम्स होते हैं, ठीक। एक है फोटो सिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट, और एक है आपका पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, ठीक। तो देखिए पीएस फर्स्ट की बात की जाए तो ये आपका लोकेटेड होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट। इसकी अगर हम बात करें तो ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट में लोकेटेड होता है, ग्रेना थाइलाकॉइड के नॉन एप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड, ग्रेना थाइलाकॉइड्स नॉन एप्रेस्ड पार्ट्स, ठीक। और स्ट्रोमा लैमेले एंड स्ट्रोमा लैमेले, ठीक। और इसकी बात है तो ये यूजुअली लोकेटेड होता है, यूजुअली लोकेटेड एट द एप्रेस्ड पार्ट, यूजुअली लोकेटेड एट द एप्रेस्ड parts of grana thylakoids, एप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड्स, ठीक। तो PS1 और PS2 का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है फोटो सिस्टम फर्स्ट का, कि फोटो सिस्टम फर्स्ट आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा लैमेले में मौजूद होता है, वहीं पे ये आपका जो है एप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड्स में मौजूद होता है, ठीक। इसका रिएक्शन सेंटर जो है वो P700 है। इट्स रिएक्शन सेंटर इज P700, P700। इसके रिएक्शन सेंटर की बात करें तो इसका रिएक्शन सेंटर जो है, इट्स रिएक्शन सेंटर इज P680, P680 इसका रिएक्शन सेंटर है, ठीक। इसका रिड्यूसिंग नेचर है, इट हैज रिड्यूसिंग नेचर, इसका जो है रिड्यूसिंग नेचर है, ठीक। क्यों रिड्यूसिंग नेचर है? क्योंकि ये NADP को रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस NADP, ठीक। इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इट हैज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इट हैज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक। ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीडाइजेस H2O, ठीक। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में इट्स पार्टिसिपेट करता है। इट्स पार्टिसिपेट्स इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में लोकेटेड होता है, ठीक। इसकी अगर हम बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में करता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये दो डिफरेंस है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। हमने कल पढ़ा था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि लाइट रिएक्शन एक प्रकार से जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक। इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। फोटोकेमिकल फेज बोलेंगे या फिर हिल रिएक्शन कहेंगे, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर की स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक।
इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन रिलीज के बाद आपका हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें आपका एटीपी और NADPH आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी। फिर लाइट रिएक्शन में हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, LHC कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि फर्स्ट और सेकंड होते हैं, जिसमें पहला आता है PS फर्स्ट और PS सेकंड, जहां क्लोरोफिल के पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो जो 700 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको P700 कहते हैं, और जहां पे 680 नैनोमीटर में होता है एब्जॉर्प्शन, उसको P680 कहते हैं। ठीक, तो LHC की अगर हम बात करें तो ये 250 से लेके 400 मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और साथ ही साथ इनमें पिगमेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक, तो मैंने आपको कल एक रिएक्शन बताई थी, फिर आपको एक हाई एनर्जी, कैसे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक, एक्साइटमेंट हो जाता है, ठीक, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक्साइट कर जाते हैं, तो वो भी हमने आपको बताया था। और अब है ये PS1 और PS2। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी के निर्माण को देखिए, एटीपी का जो निर्माण होता है वो दो जगह होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एक होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो एटीपी का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सेल के अंदर, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हम एटीपी बनाते हैं। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाते हैं, और यहां पे लाइट की प्रेजेंस मस्ट है। लाइट की जो प्रेजेंस है वो आपकी मस्ट है, लाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम से समझ रहे हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन लिखा है, तो फोटो मींस लाइट। लोकेशन की अगर बात करें तो ये प्रक्रिया आपकी होती है स्ट्रोमल लैमेले में। स्ट्रोमल लैमेले में ये प्रक्रिया होती है, ठीक, क्योंकि ये आपका PS2 लैग करता है, PS2 यहां पे नहीं होता है, ठीक, और PS2 के साथ साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक आपकी प्रक्रिया होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये तभी होगी जब इसको लाइट मिलेगी जो कि बियॉन्ड 680 नैनोमीटर हो, 680 नैनोमीटर से ऊपर हो, ठीक। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें पहला पार्ट है ना। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे ये लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स पड़ रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे P700। मैंने आपको बताया कि 680 नैनोमीटर से बियॉन्ड होती है, ठीक। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं इसको, और फिर ये वापस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आके ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आ जाएगा, और यहां पे आप देखेंगे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP, इस तरीके से रिएक्शन बनेगी, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा फोटो सिस्टम फर्स्ट में होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट में होगा, ठीक। तो ये है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का सिस्टम। अब इसी के बाद आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नॉन साइक्लिक बताते हैं।
तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जब दो फोटो सिस्टम एक साथ वर्क करेंगे PS1 और PS2, वहां पे PS2 जो गायब था अब वो वापस आ गया, तो ये प्रोसेस कहलाएगी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। और दोनों फोटो सिस्टम्स आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ठीक है ना। तो पूरी स्कीम जो स्टार्ट होती है PS सेकंड से स्टार्ट होती है, ठीक, और ये जाती है PS फर्स्ट तक। PS सेकंड से स्टार्ट होगी और PS फर्स्ट तक जाएगी, ठीक। तो इसमें भी देख लेते हैं, जैसे ये लाइट है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गिरेगी। यहां से आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक, और ये फोटो सिस्टम सेकंड कहलाता है।
फोटो सिस्टम सेकंड बोलते हैं इसको। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएगा। वहां से ये फिर एलएससी पे गिरेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, ठीक। यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये चला जाएगा, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये आपका आता है PS2 के अंतर्गत, PS फर्स्ट के अंतर्गत। यहां PS2 था और वहां PS फर्स्ट है, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे आप देखेंगे ATP जो है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा ATP, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे NADP से बनेगा NADPH, ठीक। इस तरीके से ये आपका दो फोटो सिस्टम के साथ वर्क करेगा, ठीक। तो इसीलिए इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं। इसका जो आप पैटर्न देखेंगे ये जेड स्कीम कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक शेप है इसी वजह से ये जेड स्कीम कहलाता है, ठीक। इस स्कीम को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हिल और बेंडाल, रॉबर्ट हिल और बेंडाल, ठीक है। इसी में एक टॉपिक और आ जाता है रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल। क्या मतलब होता है रिडॉक्स पोटेंशियल का? रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल, टेंडेंसी ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना और उसी के साथ रिड्यूस हो जाना, इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक। इसको हम मिलीवोल्ट्स में मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन मिलीवोल्ट्स, इट इज मेजर्ड इन मिलीवोल्ट्स, MV, मिलीवोल्ट्स में इसको मेजर करते हैं, ठीक। इसी में एक टर्म आ जाता है क्वांटम यील्ड, इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है क्वांटम यील्ड। तो देखिए क्वांटम यील्ड जो है हमारा, इसका मतलब है नंबर ऑफ इवॉल्व्ड ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ इवॉल्व्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इवॉल्व्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय लाइट is termed as क्वांटम यील्ड, इसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम यील्ड। तो ये लाइट जो है, यहां पे लाइट का मतलब है वन क्वांटम ऑफ लाइट, वन क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक, दोनों टर्म इसी से जुड़े हुए हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल और क्वांटम यील्ड। तो इसी के साथ हमारा फोटो फॉस्फोराइलेशन खत्म हो जाता है।
इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। टॉपिक है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक, इस हाइपोथेसिस को फॉरवर्ड किया गया पीटर माइकल के द्वारा। was put forward by पीटर माइकल। पीटर माइकल के द्वारा इस हाइपोथेसिस को फॉरवर्ड किया गया। क्यों फॉरवर्ड किया गया? क्योंकि ये समझाना चाहते थे कि किस प्रकार जो एटीपी निर्माण का प्रक्रिया है, यानी मैकेनिज्म है एटीपी सिंथेसिस का, मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, वो दो जगह हो रहा है। एक हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ठीक, और दूसरा हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो एक तो हो रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। दो जगह हो रहा है, ठीक। तो ये जो कीमियोस्मोसिस है ये दो तरीके से हमको देखने को मिलती है। एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक। दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो समझते हैं। देखिए यहां पे जो मेम्ब्रेन्स हैं, यहां पे जो मेम्ब्रेन्स हैं जिसके थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, वो कहलाती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ठीक। और जहां यहां अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, तो यहां जो मेम्ब्रेन्स हैं थ्रू विच प्रोटॉन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, आर नोन एज इनर मेम्ब्रेन ऑफ, आर नोन एज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट आपका डेवलप होता है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक। यहां पे जो प्रोटॉन्स जमा होते हैं, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं, वो आपके इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होते हैं, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। उसको हम कहते हैं ल्यूमन मेम्ब्रेन, ल्यूमन साइड, इसको हम कहते हैं ल्यूमन साइड, ठीक।
यहां पे जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं वो आपके आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होते हैं, एक्यूमुलेट्स टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एक्यूमुलेट होते हैं। तो वो स्पेस कहलाती है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इसको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक, यहां पे जो लाइट एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है यहां पे जो लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट के प्रोडक्शन के लिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, और यहां पे जो एनर्जी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, एनर्जी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की। ठीक, वो सेम प्रोसेस के लिए यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस। तो देखिए कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से ये तात्पर्य है कि ये हाइपोथेसिस पीटर माइकल के द्वारा फॉरवर्ड की गई थी एटीपी निर्माण के मैकेनिज्म को समझने के लिए। दो तरीके की होती है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और फोटोसिंथेसिस आपकी होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन्स जिनके थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। वहीं पे जो प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो ल्यूमन साइड में होता है और लाइट एनर्जी जो यूटिलाइज होती है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के प्रोडक्शन के लिए होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, तो मेम्ब्रेन्स जो है, मेम्ब्रेन्स यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू डेवलप जो होती हैं, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करती है उनको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटॉन्स जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन उनको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। एनर्जी जो होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की वो यूटिलाइज होती है सेम प्रोसेस के लिए। तो ये है हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक, तो क्यों ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है? आखिर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप हो रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटॉन ग्रेडियंट की यूटिलिटी क्या है? तो देखिए अगर हम कोई हमसे पूछे कि क्या सिग्निफिकेंस है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए ये ग्रेडियंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट, दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ब्रेकडाउन की वजह से, बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट, जिसकी वजह से आपका एटीपी का निर्माण होता है, दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का निर्माण होता है। सिर्फ इसी की वजह से आपका एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप्ड हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डार्क रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि जो अभी तक हमको एटीपी और NADPH मिल रहा था, ये अब यूज कहां होता है? तो इसका आंसर है डार्क रिएक्शन। आखिर में ये एटीपी और NADPH कहां यूज हो रहा है? एटीपी और NADPH आपका यूज हो रहा है डार्क रिएक्शन के लिए। तो डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं आपके लाइट रिएक्शन के, वो क्या क्या है। द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर, लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट हैं? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। ये तो आपके हो गए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। तो O2 की अगर हम बात करें तो O2 जो है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट के बाहर चली जाती है, डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाहर चली जाती है, डिफ्यूज आउट कर जाती है। ठीक। और अगर हम बात करें एटीपी और NADPH की, तो इसका यूज होता है भोजन के निर्माण में, सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक। और ये फूड क्या है? ये फूड है हमारा शुगर, यानी ग्लूकोज, जो कि स्टोर्ड होता है स्टार्च के रूप में, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में यूज होता है। ठीक। तो एक प्रकार से डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये डार्क रिएक्शन जो है ये बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक। ये प्रोसेस ऐसी है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे, डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, बट ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो दो हैं, एक है एटीपी और दूसरा है NADPH। तो एटीपी और NADPH के प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स है बिसाइड CO2 एंड H2O, दो चीज है हमारे पास, एटीपी और NADPH, उनके ऊपर आपकी डार्क रिएक्शन पूरी तरीके से डिपेंड है। यानी लाइट पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है, लाइट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मगर जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के एटीपी और NADPH, उन पे इसकी डिपेंडेंसी है डार्क रिएक्शन की। ठीक। तो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग होगी हमारी ए से द काल्विन साइकिल। द काल्विन साइकिल से शुरुआत होगी। ठीक। यहां पे एक रेडियो आइसोटोप यूज किया गया, कार्बन 14। ठीक। कार्बन 14 यूज किया गया, एक काल्विन नाम के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, और उसको यूज किया एल्गे में। इन्होंने एल्गे यूज किया, वो एल्गे का नाम था क्लोरेला। क्लोरेला क्लोरेला में इन्होंने 14C रेडियो आइसोटोप यूज किया। ठीक। जिससे ये साबित हुआ, इस बात की खोज हुई, that led to the discovery
कि जो पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि हमको मिल रही है ग्लूकोज के रूप में, मगर वो पहला प्रोडक्ट क्या था, सीधे हमको ग्लूकोज नहीं मिल गया। जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक। और इसी को हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना, या शॉर्ट में हम कहते हैं 3 PGA और 3 PGA, ठीक। तो चूंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं C3 साइकिल, चूंकि 3 कार्बन होते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं C3 साइकिल। इसको हम कहते हैं C3 साइकिल। तो कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेजेस में है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है आपका रिडक्शन, और तीसरा है आपका रीजनरेशन, ठीक। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया डार्क रिएक्शन का, जिसमें हमने बताया कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो है ATP और NADPH, O2 तो बाहर निकल जाती है क्लोरोप्लास्ट से, ATP और NADPH फूड के निर्माण में इनका यूज होता है। फूड हमारा यहाँ क्या है, शुगर है, ग्लूकोज है। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है लाइट पे, मगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो कि NADPH और ATP कहलाते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। पहला पार्ट इसमें है कार्बन साइकिल, जिसमें रेडियो आइसोटोप 14 कार्बन को यूज किया कार्बन ने एल्गे में, क्लोरेला में, जिससे ये डिस्कवरी हुई कि 3 PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है। 3 इसमें स्टेप्स है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो कल हम तीनों स्टेप्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। आप यहां तक का तैयार करके लाइएगा। थैंक यू।